नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 के दिन जो है वो यूपी पीसीएस का जो पेपर है आपका प्रीलिम्स का वो होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आज हम उसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास केवल 1 महीने का ही समय जो है वो शेष रह गया है। तो इस 1 महीने में अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जीएस के रिवाइज कर लेते हैं, तो जीएस में इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतने से ही आपका जो है, जो कट ऑफ है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो पॉलिटी, तो पॉलिटी में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने इस टेबल में आपको ये बता दिया है कि कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। साथ में ये भी बताया है इसमें मैंने कि इससे कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो देखिए, ये 2013 से लेकर के 2024 तक, 2013 से लेकर के 2024 तक टोटल 23 क्वेश्चन जो हैं वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद और राज्य विधायिका से इतने 23 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। और इसमें यस का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और इसमें मनी बिल इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक आपका है पार्लियामेंट प्रोसीजर्स एंड बिल्स। तीसरा टॉपिक आपका है लेजिस्लेचर पावर्स एंड फंक्शन। ऐसे ही चौथा टॉपिक है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका। ऐसे ही पांचवा टॉपिक जो है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कमीशन। छठा टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन। सातवां टॉपिक आपको पढ़ना है फाइनेंस कमीशन। आठवां टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है सीएजी, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल और अदर कमीशन जो और आयोग हैं उन सबको आपको पढ़ना है। तो यस का मतलब जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और मैंने इसमें जो देखा है कि जो जो जब जब जो, जिस जिस साल में जो जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने उन सालों को भी यहाँ पर लिख दिया है। और कब-कब कितने-कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, कि कितने-कितने क्वेश्चन इन टॉपिक से 2013 से लेकर के अब तक जब-जब ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आए कितने-कितने पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक आप देख लीजिए और इनको ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन टॉपिक्स को पढ़ने के अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की या रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। तो इसमें जो है आपको खाली ये सारे जो टॉपिक हैं इन्हीं को अब रिवीजन करना है 1 महीने के अंदर। तो ये टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद और जो टॉपिक है उसमें देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज, यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्व हो गए, कर्तव्य हो गए और मूलभूत अधिकार हो गए। इनको तो आपको आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, और ये आर्टिकल तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, ताकि इनसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं। देखिए, 18 क्वेश्चन इनसे आज तक आए हैं 2013 से अभी तक, और क्वेश्चन इससे तो रिपीट होते ही हैं। तो ये सारे टॉपिक्स में हो जाएंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है। प्रेसिडेंट में आपको गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट ये सारी पढ़नी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद आपको पढ़नी है और प्रधानमंत्री आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पंचायती राज एंड लोकल बॉडी से देखिए 14 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, रिपीट भी होते हैं। इसमें आपका अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय की समिति है, एल.एम. सिंघवी समिति है, जीवीके राव समिति है। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो इन सबको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो और कमेटी बनी है उन्होंने क्या-क्या रिकमेंडेशन दी है उनको आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट्स को आपको पढ़ना है। इसी तरह से ये जो आर्टिकल शेड्यूल्स हैं, जैसे 7 शेड्यूल्स है और उसमें जो ट्रिब्यूनल्स हैं आर्टिकल 11 के अंदर, ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में जो ट्रिब्यूनल्स दिए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है? तो इस तरह से आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया इंडियन पॉलिटी का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd, 24th, 42nd, 61st, 74, 86, 100, 101, 102, ये सारे अमेंडमेंट भी आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। उसके बाद जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट में आपको अपॉइंटमेंट, इम्पीचमेंट, कैसे महाभियोग चलाया जाता है, क्योंकि देखिए इस समय महाभियोग जो है उसकी प्रक्रिया शुरू भी हुई है एक जज के ऊपर हाई कोर्ट के। तो इसलिए ये इम्पीचमेंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको पढ़ना है, फेडरलिज्म क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा का सीट शेयर क्या है सेंटर स्टेट में, इंटर स्टेट क्या रिलेशन है, काउंसिल जो है जिसमें सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें दी थी अपनी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिटी कंप्लीट। उसके बाद ये एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसमें देखिए, बुद्धिज्म जैनिज्म से 13 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2013 से 2024 तक में। और उसके बाद इसमें जो है अशोक के बारे में आपको पढ़ना है, जैन तीर्थंकर जो होते हैं उनको पढ़ना है, बोधिसत्व की इमेज, स्पेसिफिक केव गुफाएं जो हैं, कन्हेरी की गुफाएं वगैरह वो आपको पढ़नी है, ऐसे अशोका के बारे में। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर एंशिएंट डायनेस्टी जो रही है यानी कि प्राचीन राजशाही जो रही है उनके बारे में, क्रोनिकल आर्टिकल आर्डर जो है आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी एंशिएंट
हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़नी है। और उसके अलावा वैदिक काल के बारे में, गुप्ता काल के बारे में, महाजनपदा के बारे में, फिर उसके बाद एंशिएंट आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी कि कला और उनका जो वास्तुशिल्प था उनके बारे में। टेम्पल और स्तूपाओं से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंदिर जो है और स्तूप जो है उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गुफाएं और जो रॉक कट साइट्स हैं उनके बारे में, एंशिएंट टर्मिनोलॉजी जो है, ये सारी चीजें आपको जो है पढ़नी होंगी। इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यजुर्वेद में कितने मंडल हैं, शुक्लवेद में कितने मंडल हैं, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जानते हैं आप। फैक्ट बहुत पूछा जाता है यूपीपीएससी में, तो आपको इस हिसाब से इनको पढ़ना है। और आप कॉइन देख लीजिएगा, किसने कौन सा कॉइन चलाया, कौन सा सिक्का चलाया, ये सब चीजें भी आप जो है देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको मुगल काल ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो वार्स हुई है, क्रोनोलॉजी उनकी जो है वो सही से पढ़नी है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है। आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। बुक्स और आथर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बुक्स और आथर भूल जाते हैं। इधर 4 बुक दे देगा, 4 ऑथर दे देगा और कहेगा मिलाइए, तो इसलिए आपको इसको भी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो जिन जिन राजाओं ने जो जो बनवाया है, जैसे ताजमहल है या लाल किला है, किसने बनवाया, कब बनवाया, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। सूफी और भक्ति मूवमेंट जो ये आंदोलन हुए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें, और उसके बाद जो मुगल काल में जो राजाओं के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कभी कभी उनको भूल लेता है कि इनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद और में आपको रीजनल डायनेस्टीज और जो रूरल, मतलब वहां पे जो क्षेत्रीय राजवंश थे, उनके शासक थे, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद कश्मीर और बंगाल की जो शासक है उनके बारे में पूछा जाता है। फाउंडर और लास्ट रूलर, मतलब कौन से राजवंश के कौन फाउंडर था और उसका अंतिम शासक कौन था, ये सब आपको देखना है। मराठा और रीजनल स्टेट, मराठाओं के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद जो मध्यकाल का प्रशासन था और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, वो किस काल में क्या थी, मतलब किसको क्या कहते हैं, टर्म्स नहीं पूछे जाते हैं कि मनसबदारी प्रथा क्या थी, या दीवान किसे कहते थे, उनको मिलाइए, इधर 4 लिख देगा, उधर 4 लिख देगा, उनको मिलाने को जाता है। मुस्तफी का क्या कार्य था या मुस्लिम का क्या कार्य था, तो ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं, इनको आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ना है। इसमें आपको सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मंगोल से कि किसके राज में मंगोलों का सबसे पहले आक्रमण हुआ, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है। तो ये आपका हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके जो इवेंट्स हैं उनको पूछ लिया जाता है कि ये इवेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इस तरह से आपको पढ़ना। और आपने देखा है कि इस समय जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें कई सारे कथन दिए होते हैं, मतलब स्टेटमेंट काफी होते हैं, और उसके बाद नीचे लिखा रहता है कि दो एक कथन एक सही है, कथन दो सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है, या चारों कथन सही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फैक्ट जो है वो ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं उसमें किसने किसने मतलब किसने उसकी अध्यक्षता की थी, कौन से सेशन में, इनको आपको देना है। और किस सेशन में कौन सा रिजोल्यूशन पास हुआ था, ये। और जैसे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है कांग्रेस की, कौन नहीं थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान से आपको देख लेना है कि कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी कांग्रेस की, कांग्रेस के अधिवेशन की, और कौन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन नहीं थी जो है कांग्रेस की। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है। उसके बाद मूवमेंट्स और जो रिवॉल्ट्स हुए 1857 के और उनके 1857 के बाद, वो सब आपको देखने हैं। रिवॉल्ट ऑफ 87 में आपको देखना है। फिर उसके बाद जो ट्राइबल जो रिवॉल्ट हुए, मतलब ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, उनको आपको देखना है, यानी कि जनजाति विद्रोह जो हुए हैं और किसान विद्रोह जो हुए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। ये सब तो कांग्रेस की स्थापना से पहले हुए, तो उनको आपको पढ़ लेना है। सोशल रिफॉर्म जो हुए हैं, मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हैं जिनके द्वारा चलाए गए, किसने क्या सुधार किए, और कौन से वायसराय ने या कौन से वायसराय ने जो है उसमें कौन सी भूमिका निभाई, तो वो सब चीजें जो है आपको देखनी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, और कौन से गवर्नर जनरल ने की क्या भूमिका रही किस सुधार में, ये सब आपको देखना है। जैसे कि विद्यासागर जो है, विडो रीमैरिज, नेटिव मैरिज एक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर मेजर रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पढ़ने हैं। जो पर्सनालिटीज और देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब जो वायसराय रहे या गवर्नर जनरल है, उनका क्या योगदान रहा। उसके अलावा तिलक हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, या जितने भी सारे जो वो रहे हैं पर्सनालिटीज, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, तो इन सबका क्या योगदान रहा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। राजा राम मोहन राय का क्या रहा, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर उसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और एक्ट, जो कि उस समय अंग्रेजों के समय के थे, उन्होंने क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाए उनमें क्या क्या था, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या रिफॉर्म हुए, चार्टर एक्ट 1909 का, 1919 का, 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और उनके वर्ष आपको पढ़ने हैं, गवर्नर जनरल के या वायसराय के, जैसे कि करजन ने जो बंगाल का विभाजन किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान से रखनी है, कब किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं और कथन काफी सारे होते हैं क्वेश्चन में, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर जो रिवॉल्यूशन हुए, उनके एक्शन हुए, बुक आथर्स, न्यूज़पेपर, किस किसके द्वारा कौन सी जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश किया जाता था, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल और उसके जो की इवेंट्स हैं वो पढ़ना है, क्रोनोलॉजी उनकी देख लेनी है। ठीक है। गांधी जी का जो मूवमेंट था, सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है।
अहमदाबाद का, तो ये सारी चीजें, डांडी, ये सब चीजें, जो डांडी यात्रा हो, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है। देखिए इनसे क्वेश्चन भी 18 क्वेश्चन आज तक पूछे गए 2013 2024 तक, और बहुत बार जो है इनको रिपीट भी हुआ है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे यमुना, कृष्णा, गोदावरी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं, और उनका क्रोनोलॉजी, जैसे कि उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, दक्षिण से उत्तर में लगाइए, पूर्व से पश्चिम में लगाइए, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं। उसके बाद तो ये सारी चीजें, इनका पूरा पद जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। रिवर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, लेक्स, वाटरफॉल, इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीजें, लैंड फॉर्म्स और रिलीफ, माउंटेन पासेस, यानी कि जो दर्रे हैं, वो सब पहाड़ी दर्रे वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद रॉक सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ना है, पठार पढ़ने हैं, चोटियां पढ़नी है, ठीक है, महाद्वीप पढ़ने हैं, और उनकी जो कोस्ट लाइन है वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, हिमालय के बारे में आपको पढ़ना है, जितने दर्रे हैं हिमालय में वो सब आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे किसमें, इंडियन ज्योग्राफी में। उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो भी आपको पढ़नी है। पावर प्लांट और इंडस्ट्री जो है उनके बारे में पढ़ना है। मिनरल्स और रिसोर्सेज जो आपको पता है, क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कहाँ कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ये सारी चीज पढ़नी है। कहाँ से कितना ज्यादा वो निकाला जा रहा है, कौन सा मिनरल, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जनगणना आपको 2011 की देखनी होगी। डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी आपको पढ़नी है। सेंसस दो 2011 आपको पढ़ना ही है। पॉपुलेशन थ्योरीज जो है वो सब आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये आपका हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद और क्या है, सॉइल्स आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन पढ़ना है, मृदा, मृदा क्षरण, मिट्टियों के प्रकार, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। क्लाइमेट, मानसून, लोकल स्टॉर्म जो आते हैं, तूफान आते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तूफान को कहाँ क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको ट्राइब्स पढ़नी है कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, कितनी संख्या में पाई जाती है, कितना परसेंट है उनका। फिर उसके बाद खेती में पढ़ना, उसके बाद आपको कौन सी फसलें जो हैं, फसलों के बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, मैप बेस्ड पोर्शन आपको ध्यान से पढ़नी है। पोर्ट्स, आइलैंड, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डेजर्ट जो है वो सब आपको पढ़ने हैं। मरुस्थल जो है उनको ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ये सारी चीजें। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मिनरल्स जो है कहाँ कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कौन से देश में क्या चीज ज्यादा पाई जाती है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद कंट्री और उनकी कैपिटल आपको याद रखनी है, आपको पता है, क्योंकि इसमें तथ्य बहुत हो जाते हैं पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में। उसके अलावा रिवर्स, लेक और वाटर बॉडीज पूरे वर्ल्ड की आपको देखनी होंगी। ओशनोग्राफी, करंट जो है वो सब आपको, धाराएं जो हैं, ये समुद्री धाराएं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लवणता और ये सब जो टर्म्स हैं इनको भी आपको देख लेना है, क्योंकि इनसे वो कथन बना देता है। तो फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद मैप में बॉर्डर देख लेना है कि जैसे कि उसमें दे देता है कि कोई कंट्री देगा, वो कहेगा कि इस कंट्री के किन किन कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये सारी चीजें। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उनके लाइंस के बारे में। लैंड लॉक कंट्रीज जब कभी दे देता है कि कौन सी कंट्री लैंड लॉक है, ऑप्शन देगा तो मिलाना होता है उसमें। तो ये सब आपको देखना होगा। महाद्वीप देखने होंगे, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन देखनी होगी। फिर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज आपको देखनी होगी। क्लाइमेट के बारे में जो है, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें, मतलब ओजोन परत क्षरण, ठीक है, ओजोन परत का क्या योगदान है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर उसके आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको देखिए बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता और जैव विविधता का संरक्षण, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए इससे 12 टॉपिक जो है वो पूछे गए हैं, और अब ये रिपीट भी होने लगे हैं। तो इसको आपको, ये जो टॉपिक है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, और जो जो कई सारी जो प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं, इनसे भी देखिए 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट भी होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद इनको संरक्षण करने के मेथड क्या है उनको पढ़ना है। उसके बाद पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेट जीरो क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं 10, और ये लगातार इंक्रीज भी हो रहा है, इनसे क्वेश्चन जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक होता है कि क्वेश्चन पूछने का जो वो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। क्वेश्चन पूछने का जो वो है उस ग्राफ वो कम होता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इनसे क्वेश्चन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इसके बारे में आप लेना है। इससे क्वेश्चन 4 ही पूछे गए हैं आज तक, लेकिन आपको देख लेना है। और कोरल रीफ के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। कोरल रीफ जो होती हैं उनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद इकोसिस्टम, उसके कॉन्सेप्ट, लॉटिक स्टेबल इकोसिस्टम जो है, बायोकेमिकल, बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। एनवायरमेंटल एक्ट, कन्वेंशन, क्रोनोलॉजी, ये सब चीजें आपको पढ़नी है कि कौन कौन से एनवायरमेंटल एक्ट आए और कब कब आए, तो उनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से पूछ लेता है, तो उसको आपको पढ़ लेना है ध्यान से। उनकी जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, वो आपको याद लेने हैं। वेटलैंड और कंजर्वेशन आपको याद है। और ध्यान से आईएसएफआर रिपोर्ट जो है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की जो लेटेस्ट आई है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है। तो जो आईएसएफआर रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2023 वाली, अभी तक आई है, 2025 की तो आई नहीं है, तो वो आपको पढ़ लेनी है ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एनवायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्कीम और रिपोर्ट, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनको पूछ लेता है कि ये कब लागू हुई, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाने को विद डेट कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको उनको डेट और ईयर्स बहुत ध्यान से याद रखने हैं। जो लेटेस्ट स्कीम है उनके बारे में तो आपने पढ़ भी लेना है कि उसमें क्या क्या
उसके जो प्रोविजन है वो क्या क्या है। लेकिन जो पुरानी स्कीम है उनकी खाली आप डेट याद रख लीजिए और ईयर याद रखिए, क्योंकि उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए देता है, तो इनको पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा इस साल का जो है, यूपी का और इंडिया का दोनों का। फिर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी मेजरमेंट और थ्योरीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इश्यूज क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ लेना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल पॉलिसी रेगुलेशन, और जीएसटी के बारे में भी इस बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी के जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है, तो हो सकता है कि जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी क्यों लागू किया गया था, और जीएसटी किन किन टैक्सेस की वजह के स्थान पर आया था। तो ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी से इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूछ सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट डिफिनेशन पूछ सकता है कि जो अवमूल्यन है क्या होता है, मुद्रा मूल्यन क्या होता है, मुद्रा हाथ क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो पूछ के उसमें तथ्य लिख देगा, 2-3 तथ्य लिख देगा, और उसमें करेगा एक कथन सही है, कथन 2 सही है, कथन तीनों कथन सही है, सब सही है या कोई भी सही नहीं है। तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप इकोनॉमी के ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान से, इनकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान से याद रख लीजिएगा। फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है। उसके बाद सस्टेनेबल एवं ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल गोल्स क्या है, एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, इतना अगर आप याद कर लेंगे तो इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, इससे आपका प्री जरूर निकल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिर उसके बाद हार्मोन्स और एंजाइम्स पढ़ने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, केमिस्ट्री में जनरल जो केमिस्ट्री होती है वो पढ़नी है आपको, केमिकल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी 9-10 के लेवल की पूछ जाती है, तो आपको आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी इसमें लिख दिया है कि इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। देखिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उससे 13 क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेजरमेंट यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो उस हिसाब से देख लीजिए। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे गए बायो में, तो देखिए मैंने लिख दिया 14 क्वेश्चन पूछे गए। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट क्या, ये सारी चीजें पूछता है, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऐसे केमिस्ट्री में जो जनरल केमिस्ट्री है उससे जैसे लाफिंग गैस क्या होती है, नोबल गैस क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ डिजीज से भी देखिए, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से लेकर के जिसमें विटामिन हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सारी चीजों से 12 क्वेश्चन आज तक पूछे गए, तो इस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, 2014 से बता रहा हूं मैं। उसके बाद विटामिन और डिफिशियंसी जो है उनसे भी 8 क्वेश्चन पूछे गए। डिजीजेस और कॉजेटिव एजेंट जो है उनसे, प्लांट की फिजियोलॉजी क्या होती है उनसे 9 क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन से पढ़, जैसे सेमी कंडक्टर और मटेरियल से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, एक 2018 पूछा गया था, एक 2022 पूछा गया, तो इस हिसाब से आपको देख करके इनको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद बस तो इतना ही था। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको जीएस में और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे आपका जो है फ्री जो है वो आराम से निकल जाएगा, अगर ये सारी चीजें आप बार बार पढ़ लेते हैं। वैसे भी अब आपके पास 1 महीने का ही समय बचा है, तो इतना ही पढ़ने में आपको 1 महीना जो है लग जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर और पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए जो आपकी आईएसटी की मैगजीन आती है ईयरली वाली, अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जनवरी से लेकर के सितंबर तक का जो करंट अफेयर है, क्योंकि आपका पेपर अक्टूबर को होना है, तो इसी साल जनवरी 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक का जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आपको आई दृष्टि की जो मैगजीन आती है, आई दृष्टि की ईयरली वाली मैगजीन जो आती है, उसको आपको ले लेना है और उसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है। तो आई दृष्टि की मैगजीन आप पढ़ लीजिए करंट अफेयर के लिए, तो ये आपका करंट अफेयर के लिए हो जाएगा, और जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो प्री है यूपी पीसीएस का वो आराम से क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत जो है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, इतना रिसर्च करने में, अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।